है सही, कैमरा भी सही आ रहा है, सेटिंग ठीक है। क्योंकि आज चश्मा भूल, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें और आपकी क्लास को आगे बढ़ा सके। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी वाइस प्रेसिडेंट, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी उपराष्ट्रपति, और उसमें ही बेटा मैं आपको पढ़ा रही थी उपराष्ट्रपति की पदावधि। इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज्योति, देवेंद्र, माधुरी, दिव्या, अंशुल, अरुण, भगवत, कैलाश, रीमा, मोहम्मद, अभय, हर हर महादेव बच्चों, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे आपका उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी प्यारे प्यारे से बच्चों उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि आपका टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ा रही थी और उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टुडे डिफरेंट मैम। हाँ बेटा, कभी कभी डिफरेंट होना पड़ता है। ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं। और आप सभी का बहुत शुक्रिया, तारीफ के लिए धन्यवाद आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आपकी आगे की चीजें क्या हैं। ठीक है, देखिएगा जरा यहाँ पर। अगर मैं बात करती हूँ प्यारे बच्चों आपसे यहाँ पर आर्टिकल 67 के बारे में, तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जिस दिन से वो अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं, जिस दिन से वो अपने पद को ग्रहण करते हैं, उस दिन से लेकर 5 वर्ष तक का रहता है प्यारे बच्चे। धन्यवाद आप सभी का बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी 30 की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से और हमारे पूरे RWA परिवार की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और अब आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ चलो आगे देखिए यहाँ पर आर्टिकल 67। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्यकाल। हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों? टेन्योर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और टेन्योर कितना होता है इनका? 5 इयर्स। मैंने आपको बताया था कल कि 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है। और किस दिन से शुरू होता है बेटा? तो ये 5 वर्ष जो होता है वो होता है पद ग्रहण के दिन से। ठीक है, किस दिन से होता है? ध्यान रखिएगा, पद ग्रहण के दिन से। पद ग्रहण के दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। पद ग्रहण के दिन से यानी कि जिस दिन ये अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं उस दिन से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम आगे की तरफ बात करें तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्यागपत्र किसको देते हैं, तो प्यारे बच्चे ये आपके उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को देते हैं। जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। आगे की तरफ प्यारे बच्चों जब हम बात कर रहे थे तो आगे मैं आपको यहां से बताने वाली हूं कि जैसे राष्ट्रपति को हम पद से हटा सकते हैं, या फिर अगर हम बात करें यहां पर, तो अगर मैं आपसे यहां पे ये बोलूं कि जैसे राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, क्या उसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं? क्या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी संविधान में कुछ लिखा हुआ है? ये बताना है यहां पर। ठीक है, तो आपको मेरी बात सुननी है बेटा, आपको मेरी बात सुननी है आज। ठीक है, चलो आप लोगों ने मेरी तारीफ की है, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। लेकिन अब पढ़ लो, अब पढ़ लो थोड़ी देर। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आगे हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपके उपराष्ट्रपति के बारे में पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या उपराष्ट्रपति ध्यान से सुनना, क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात
5 वर्ष के पश्चात अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं, अपने पद पर रह सकते हैं। ये प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात यानी कि आफ्टर 5 इयर्स अपने पोस्ट पर रह सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि यस मैम, हाँ जी मैम, यस, हाँ रह सकते हैं। और कब तक रह सकते हैं प्यारे बच्चे? जब तक नए उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करते, पद को ग्रहण नहीं करते। तो ये आपकी सेम चीज मैंने प्रेसिडेंट में भी बताई थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, ये आपकी यहां पर पूछा जाएगा। तो देखना जरा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आप लिख सकते हो। रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब बेटा जरा गौर से सुनना, बहुत अच्छे से आपको मेरी बात को सुनना है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। रिमूवेबल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, ठीक है। तो आप यहां पे ये बोलेंगे कि रिमूवेबल प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिमूवेबल प्रोसेस होता है इसका आधार क्या होता है, आखिर इसका ग्राउंड क्या होता है, किस आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है, संविधान में कोई आधार, संविधान में इनको हटाने का कोई आधार निश्चित नहीं है, कोई आधार नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण, राष्ट्रपति के लिए होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो यहाँ पे संविधान है उसने ये फिक्स नहीं किया कि उपराष्ट्रपति को किस आधार पे हटाया जाएगा। तो क्या मैम उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता? हटाया जा सकता है। आगे लाइन देखिएगा, आगे मैं क्या लिखने जा रही हूं। उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा को दी गई है, राज्यसभा को दी गई है, ठीक है, क्योंकि ये आपके राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन भी होते हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते प्यारे बच्चों ये क्या कर सकते हैं, ये उपराष्ट्रपति जी आपके राज्यसभा इनको हटा सकती है, राज्यसभा प्यारे बच्चे इनको हटा सकती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है, तो आप कहेंगे राज्यसभा को। अब यहां पे इनको हटाने के लिए क्या किया जाता है, इनको हटाने के लिए प्यारे बच्चे सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश, ध्यान से सुनना, राज्यसभा में प्रस्ताव पेश लिखिएगा। इंट्रोड्यूस्ड द मोशन इन राज्यसभा,
इन राज्यसभा, इंट्रोड्यूस द मोशन इन राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में इनको हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दूसरा, फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है, प्रस्ताव पर चर्चा, डिस्कशन ऑन द मोशन, डिस्कशन ऑन द मोशन, क्योंकि बेटा ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसलिए इनको हटाने का अधिकार राज्यसभा के सदस्यों को होता है। और तीसरा क्या होगा, प्रस्ताव, प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित, साधारण बहुमत से पारित। मोशन पास्ड, मोशन पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी, नहीं ऐसे लिखना, पास द मोशन विद सिंपल मेजॉरिटी, पास्ड द मोशन विद सिंपल मेजॉरिटी, विद सिंपल मेजॉरिटी, ये साधारण बहुमत से पास होता है। कहां से प्यारे बच्चों, राज्यसभा से। यानी इन्हें हटाने का अधिकार किसको है, तो इन्हें हटाने का प्यारे बच्चों जो अधिकार है वो किसको है, तो आप कहेंगे कि मैम राज्यसभा को है। क्यों राज्यसभा हटाती है, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं ये, इसलिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पे क्या होगा, अब ये यहां से पास होने के बाद प्यारे बच्चे कहां जाएगा, यहां से पास होकर राज्यसभा से पास होकर, ठीक है एक मिनट, राज्यसभा से प्यारे बच्चों ये पास होता है और पास होकर कहां जाता है, लोकसभा। लेकिन लोकसभा में इसका ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा कि ये वहां पेश होगा फिर इस पे चर्चा होगी, नहीं। यहां पे केवल क्या होना चाहिए, लोकसभा की सहमति प्रस्ताव पर चाहिए। लोकसभा की क्या चाहिए, सहमति प्रस्ताव पर। केवल लोकसभा एग्री कर दे कि यस आपने जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया चलाई थी वो बिल्कुल सही थी। और अब देखना प्यारे बच्चों, यहां पर भी पढ़िएगा, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होता है। यह भाषा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाती, लेकिन आप इस स्लाइड को देखोगे तो यहां बहुत आसान है। हटाता कौन है, राज्यसभा। क्यों हटाती है, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और संविधान ने राज्यसभा को यह अधिकार दिया है कि वो उपराष्ट्रपति जी यानी अपनी सभा के सभापति को हटा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो राज्यसभा है इस प्रस्ताव को वहां पर पेश किया जाता है और उसके बाद इस पर चर्चा होती है, फिर ये आपका सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। सिंपल मेजॉरिटी का आपका मतलब है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% + 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो राज्यसभा होती है ये यहां से जब प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उसके बाद ये प्रस्ताव कहां पहुंचता है, लोकसभा में, और लोकसभा अगर इस पर सहमति दे देती है तो फिर आपके उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया अक्षु, आपने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, आगे चल सकते हैं, आगे देख सकते हैं। चलिए, आज आप लोगों की मस्ती बंद नहीं हो रही है ना, ठीक है भाई, आगे देखिएगा। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है, अच्छा एक चीज इसमें मिस हो गई है, हाँ इसमें एक चीज मिस ये हो गई है प्यारे बच्चे कि जब उपराष्ट्रपति को हटाना होता है तो उनको हटाने के लिए जब हटाने की शक्ति राज्यसभा, और जब ये प्रस्ताव पेश किया जाता है तो लिखना प्रस्ताव की सूचना, मैं ये लिखना भूल गई हूं, प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, सॉरी उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाती है, उपराष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दी जाती है, जैसे आपके प्रेसिडेंट को दी जाती है। मुझे सबके कमेंट्स दिख रहे हैं बेटा, सबके, लेकिन आज क्या मूड है कि आज केवल कमेंट्स पढ़ूं मैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। चलिए
बेटा मैं डेली हैप्पी रहती हूँ, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आज ज्यादा हैप्पी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व दे दी गई हो। ठीक है, 14 दिन पूर्व दे दी गई हो, ना नहीं होगा। द वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड एट लीस्ट 14 डेज इन एडवांस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चे, उसके बाद अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति का, ठीक है बेटा चश्मा भूल गई हूं औरेंद्र जी, आ रहा होगा थोड़ी बहुत देर में, मैं लगा लूंगी, फिर उसके बाद आप बिना चश्मे के भी कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति का आपको यहां पे पता होना चाहिए कि अगर जो उपराष्ट्रपति हैं इनकी मृत्यु हो जाए, लिखते जाइए यहां, अगर इनकी मृत्यु हो जाए यानी कि डेथ हो जाए, या फिर इन्हें पदत्याग कह सकते हैं कि या फिर इन्हें हटाया जाए, या फिर प्यारे बच्चे ये त्याग पत्र दे दें यानी कि रेजिग्नेशन दे दें। ठीक है, या फिर कोई अन्य कारण हो जिससे क्या हो जाएगा, इनका यहां पे पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट यहां पर प्यारे बच्चे वैकेंट हो जाएगी, पद रिक्त हो जाएगा। और जब पद रिक्त होगा तो क्या करना होगा, यहां लिखा हुआ है कि यहां पे लिखा हुआ है पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र कराया जाएगा। यानी कि यहां पे पद रिक्त हो जाएगा तो क्या कराया जाएगा, निर्वाचन के द्वारा पद को भरा जाएगा। यानी फिर से आपके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, और बेटा जिस तरीके से अगर राष्ट्रपति का पद बीच में खाली होता है, उसी तरीके से अगर उपराष्ट्रपति का भी पद बीच में खाली होता है तो इलेक्शन से उसको भरा जाता है। लेकिन इन दोनों में एक अंतर है, और अंतर क्या है, तो प्यारे बच्चे अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति का पद एक भी दिन खाली नहीं रह सकता, इसलिए वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहां पे कोई भी एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि इस पोस्ट को फुल किया जाता है केवल और केवल इलेक्शन के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि बेटा एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट ऐसा कोई पद नहीं होता। एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट यानी कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति ऐसा कोई भी पद आपके संविधान में नहीं है। ये पद संविधान में नहीं है, केवल और केवल इनके लिए जल्दी से जल्दी इलेक्शंस कराए जाते हैं, और फिर जो भी नए उपराष्ट्रपति आएंगे वो कैसे होंगे, तो आप कहेंगे कि मैम वो नए उपराष्ट्रपति जो होंगे वो आपके 5 साल के लिए ही आएंगे। ये कभी भी चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, अगर इनकी बीच में पोस्ट खाली होती है तो ऐसा नहीं कि अगला जो व्यक्ति आएगा वो रिमेनिंग टेन्योर के लिए, नहीं, वो पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए प्यारे बच्चे आता है। राष्ट्रपति के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट का प्रावधान किया गया है, 6 महीने में उनके इलेक्शन होते हैं, तब तक वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर काम करता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता। तो मैम क्या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली पड़ी रहती है? नहीं। देखिएगा, क्योंकि ये तो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, तो क्या दोनों पोस्ट खाली होती है? नहीं बेटा, देखो जो आपका राज्यसभा होता है, ध्यान से सुनना, यहां पे एक होते हैं आपके सभापति, ठीक है, यानी कि चेयरमैन, और यहां के सभापति कौन होते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और एक दूसरे व्यक्ति यहां पर बनाए जाते हैं उपसभापति, जिन्हें प्यारे बच्चों हम कहते हैं वाइस चेयरमैन। ठीक है, एक होते हैं सभापति, एक होते हैं उपसभापति। अब यहां पे क्या होता है कि अगर कभी सभापति का पद रिक्त होता है, इनकी पोस्ट वैकेंट होती है, तो प्यारे बच्चे उपसभापति क्या करेंगे, तब इस समय उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं, सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये पोस्ट फिल हो जाती है, और इसलिए यहां पर एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का कोई प्रावधान नहीं है।
ठीक है, उपसभापति बनाए ही इसलिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने कहा कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही मैम राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आ जाएगा, उपसभापति, जब ये अपने पद पर नहीं रहेंगे किसी भी कारण से। क्लियर है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां तक अगर समझ आया हो तो थम्स अप करो फटाफट कि एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं है और इनका पद खाली होता है तो कैसे भरा जाता है। देखो लिखा है, नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। मैंने ये पहले ही बता दिया है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई कोई भी क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उपसभापति होते हैं और वो सभापति के पद पर बैठ जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला। मैम मैंने ग्रुप में भी पूछा था, किसी ने नहीं बताया। महक, मैंने बेटा आज ग्रुप में आंसर नहीं कर पाई हूं, मैं अभी आंसर्स करूंगी सारे आपके पास आंसर्स पहुंचेंगे। अभी मैं फ्री होकर क्लास में 1:30 बजे के करीब मैं फ्री होंगी, 2 बजे पे टेलीग्राम खोलूंगी और उसके बाद आपके आंसर्स करूंगी, तो आप परेशान ना होइए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। थैंक यू सो मच बेटा। अब देखो, उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। इस पद पर वह अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति, अगर इनकी हम बात करते हैं तो इनका क्या होता है, री इलेक्शन। इनका री इलेक्शन हो सकता है, इनका भी राष्ट्रपति की तरह पुनर्निर्वाचन, ठीक है, इनका भी राष्ट्रपति की तरह पुनर्निर्वाचन यानी कि री इलेक्शन हो सकता है। और री इलेक्शन जो होता है इनका प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति बन सकता है, एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर, यहां पे ध्यान रखना इस चीज को कि आपका बेटा एग्जाम को बोला जा रहा है कि आई थिंक दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा। आपके पास बहुत टाइम होगा रिवीजन के लिए, आराम से अपना रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, नीचे मैंने साधारण शब्दों में लिख दिया है और ऊपर प्यारे बच्चों आपका थोड़े से टफ वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। श्वेता जी आपका धन्यवाद, देख लिया मैंने आपका मैसेज, थैंक यू। ठीक है, उपराष्ट्रपति री इलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन, और एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। काजल क्या आंसर है बेटा, वो सॉरी क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर बताना है, बताओ, बताइए जल्दी से। जमुना चौधरी जी सारे आर्टिकल्स आपको पढ़ने जरूरी नहीं है। पूजा दायमा कह रही है कि मेरे 40 क्वेश्चन राइट है, वेरी गुड। चलो बताओ जल्दी से, जब राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देंगे। मैंने आपको कल ही बताया था अभिराज जी कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठेगा वो उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे तो उससे पहले भी क्या करना पड़ेगा आपको, उससे पहले भी प्यारे बच्चों वहां पे राष्ट्रपति की पोस्ट फुलफिल हो जाएगी, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आकर बैठ जाएंगे। ठीक है, सिलेबस कब तक होगा, हर क्लास में आपको ये क्वेश्चन पूछना होता है और मैं अब बता के थक गई हूं कि आपका अगस्त लास्ट तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी। ठीक है, चलो आगे चल सकते हैं। अजीत कुमार जी सारे रिप्लाई बेटा मैं देने की कोशिश करती हूं लेकिन क्लास में ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे पढ़िए, यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 में क्या अंतर है। बता देती हूं बेटा, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, बता देती हूं आर्टिकल 64 और 89 में क्या अंतर है, ध्यान से सुनो। आर्टिकल 64 कहता है कि राज्यसभा के ऐसे लिखना, उपराष्ट्रपति
राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, पदेन सभापति। और जबकि आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा के एक सभापति और एक उपसभापति होंगे। या केवल आप अभी इतना लिखो, एक सभापति होंगे। यानी कहने का मतलब है कि यहां पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मैम? क्योंकि यहां पे बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति का काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पे क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा जो कि आपका एक सदन है, वहां एक सभापति होंगे। ये केवल इतना सा अंतर है, यहां पदेन सभापति शब्द यूज हुआ है और यहां सभापति। पदेन क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी राज्यसभा के अध्यक्ष सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और ये अधिकार उन्हें कौन देता है? तो आपके संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में होते हैं? 63 में। मैंने कई बार बता रखा है आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आगे देखिएगा, आपका डिफरेंस पता चल गया। ये बताया मैंने, इनका री इलेक्शन हो सकता है और इनका कार्यकाल कब तक होता है। अब बात करते हैं इनके शपथ की। ध्यान से सुनिएगा बेटा, शपथ। कल बच्चों ने मुझसे पूछा आर्टिकल 69 में कि यहां पे शपथ, प्यारे बच्चे इनकी शपथ आर्टिकल 69 में है और शपथ इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इनको नहीं लिखती, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, को शपथ दिलाते हैं, को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। लिखिएगा इंग्लिश में, वाइस प्रेसिडेंट टेक द ओथ, वाइस प्रेसिडेंट टेक द ओथ फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है। सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है ना? हाँ जी बेटा दलवीर जी, हाँ, सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि वही आपका उसका मेन काम है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब बात करते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर हम इनकी बात करते हैं, वेतन एवं भत्ते, द सैलरी एंड अलाउंसेस, तो ये प्यारे बच्चे आर्टिकल 97 में है। अब देखिएगा यहाँ पे वेतन, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो वेतन इनको दिया जाता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो वेतन होता है प्यारे बच्चे, और इनको जो वेतन मिलता है वो सभापति का मिलता है। किसका मिलता है इनको सैलरी? चेयरमैन का। क्योंकि प्यारे बच्चे उपराष्ट्रपति के नाम से इनका कोई काम नहीं है, तो इनको जो सैलरी मिलेगी वो सभापति की, और ये सैलरी होती है 4 लाख रुपए। कितनी होती है? 4 लाख रुपए। और प्यारे बच्चे प्रत्येक माह, पर मंथ इनको मिलती है, पर मंथ। उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो आपका इनका वेतन कहां से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पे फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि से प्यारे बच्चों यहां पे क्या दिया जाता है, आपके उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए, लेकिन किस नाम से, सभापति के नाम से, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाम से कोई काम नहीं है, या तो इन्हें सभापति का वेतन मिलता है, और कभी इन केस अगर ये प्रेसिडेंट का काम करेंगे तो प्रेसिडेंट के रूप में फिर इन्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पैसा कहां जाता है भाई, खर्च करते हैं, इनकी सैलरी है वो। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे प्यारे बच्चों यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी है, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तब वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते, तो उस समय सभापति कौन बन जाएगा, उपसभापति। सभापति की पोस्ट पे कौन आ जाएगा, जब सभापति का पद खाली होगा तो उपसभापति। और आपका प्यारे बच्चे जो कंसोलिडेटेड फंड है वो आर्टिकल 266 में है। नहीं बेटा, इनकी सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती, केवल राष्ट्रपति का पद जो होता है उनकी सैलरी जो होती है वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया बेटा, और उपराष्ट्रपति चैप्टर आपका खत्म हुआ। और आप एक हेडिंग देंगे यहां पर, प्रधानमंत्री, 2 हेडिंग देंगे, बल्कि आज हम बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनोगे सब कुछ समझ में आएगा। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्लस मंत्री परिषद। प्राइम मिनिस्टर, पीएम लिख देती हूं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से वाले हैं, ये संघ वाले, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अब इधर लिखिएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, और ये कौन सी वाली मंत्री परिषद होगी इनके साथ, राज्य वाली। बेटा फोकस करिएगा बोर्ड पर, सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से वाले हैं, स्टेट वाले। ये आपकी आज 2 हेडिंग होंगी। मैम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, जी हां, क्योंकि कोई अंतर नहीं है, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगी, जरा ध्यान से और गौर से अपनी कॉपी में उतार लेना, तब इस चैप्टर को शुरू करूंगी। बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, एक है आपका सेंटर, या फिर आप कह सकते हो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या संघ सरकार का हो या यूनियन गवर्नमेंट का हो। एक तरफ है आपका यूनियन गवर्नमेंट और एक तरफ है आपका स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो प्यारे बच्चे यूनियन में होते हैं पीएम, स्टेट में होते हैं सीएम। यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहां पे होते हैं गवर्नर, ध्यान से सुनना, यहां होते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल, और यहां होते हैं प्यारे बच्चों प्रेसिडेंट, वो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, और यहां होते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल। ठीक है, अभी समझ में आएगा कि ये लिस्ट क्यों बनवा रही हूं मैं। इसको नोट कर लेना बेटा कॉपी में, इसको नोट करेंगे सारे प्यारे बच्चे, कॉपी में नोट करेंगे एक बार, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, और जहां पर लिखा होगा लोकसभा वो होगी सेंटर में, और यहां लिखा होगा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। केवल शब्दों का हेरफेर होगा और आर्टिकल्स। अगर मैं सेंटर में लिख रही हूं पीएम तो स्टेट में आप लिखोगे सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेम रहेगा। अगर मैं लिख रही हूं सेंटर में प्रेसिडेंट तो वहां हो जाएगा गवर्नर, और मैं अगर लिख रही हूं लोकसभा तो वहां हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो अब मैं इस चैप्टर को शुरू करती हूं, और इस लिस्ट को क्यों बताया अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहला बेटा इधर एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल 74। ध्यान से सुनिएगा,
आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद का यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाएगा जिसका प्रधान यानी कि हेड, जिसका प्रधानमंत्री होगा यानी कि पीएम होगा। मंत्री परिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता, हेल्प एंड एडवाइस, सलाह एवं सहायता देना होगा। ये तो हो गया आर्टिकल 74 कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगी, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, किसमें, उसके कार्यों में। बस ये इसका काम होगा और इसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। अब इधर क्या लिखोगे, इधर बेटा सबसे पहला काम होगा कि यहां आप लिखोगे आर्टिकल 163 और इसमें सेम लाइन लिखोगे, एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रधान क्या आ जाएगा, बताओ यहां क्या आ जाएगा, प्रधान। यहां पे क्या आएगा, पीएम या सीएम, बताओ क्या लिखूं, बताओ जल्दी से, पीएम लिखूं कि सीएम लिखूं, जल्दी से बताओ मुझे क्या लिखूं, पीएम लिखूं बेटा या सीएम लिखूं, जो आप कहोगे वही लिख दूंगी। ठीक है, तो मैम जिसका प्रधान, अब यहां पे कौन है, पीएम, तो आपने बताया था पीएम की जगह आएगा सीएम, तो यहां जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और यहां पर भी मंत्री परिषद का कार्य क्या होगा, मंत्री परिषद का कार्य यहां क्या लिखा है, राष्ट्रपति, और यहां क्या आ जाएगा, राज्यपाल। मंत्री परिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देना होगा, सहायता एवं सलाह देना होगा। बस बेटा सीएम सीएम सीएम। अब आप देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ। मैम एक परिवर्तन तो आर्टिकल में हुआ और दूसरा पीएम की जगह मैम सीएम आ गया और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, बाकी सब वही है। ऐसे पढ़ते हैं चीजों को, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला आर्टिकल की तरफ हम डिस्कशन करेंगे और ये यहां पर बराबर आपकी ये लाइन रहेगी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इधर अब आप लिखेंगे आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1। आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 1, इसमें क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर appointed by the president
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऐसे लिखना अपॉइंटमेंट, ऐसे लिखना, सॉरी इसको थोड़ा ठीक करते हैं, ऐसे लिखना अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। अब ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे बात करती हूं तो आप इधर क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे आर्टिकल 164 का सब क्लॉज 1, और यहां क्या लिखोगे, प्रधानमंत्री है, यहां लिखेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बाय द गवर्नर। केवल क्या क्या चेंज हो रहा है, शब्द और आर्टिकल्स। अब बात ये आती है कि हमने आज तक सुना था कि जो पीएम है और जो सीएम है इनके इलेक्शन होते हैं। जैसे आपका भ्रम था कि पीएम और सीएम का इलेक्शन होता है, उस भ्रम को मैं आज तोड़ने वाली हूं, जरा ध्यान से देखना। प्यारे बच्चों, पीएम और सीएम बनाने के लिए क्या किया जाता है, आज की क्लास में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। पहले हम बात करते हैं पीएम की, ध्यान से सुनना। पीएम कैसे बनते हैं, सबसे पहले बेटा आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है। क्या होता है, लोकसभा का निर्वाचन, और प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। एवरी 5 इयर्स नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, और अभी अभी आपकी 18वीं लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, अपॉइंट लिखा है, अच्छा इधर लिख दिया, यहां तो अपॉइंट्स ही लिखा है, यहां अपॉइंट्स ही लिखा है, इधर मैंने अपॉइंटमेंट लिख दिया है, अपॉइंट्स। ठीक कर देती हूं, अपॉइंट्स ऑफ सीएम। ठीक है, अब देखो, तो यहां इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन जो होगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो कब होता है, ये 5 वर्ष में। ध्यान से सुनना बेटा, और कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। मैम प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अब प्रत्यक्ष होगा तो वोट कौन करेगा, मतदाता कौन होगा, तो मैम जनता होगी। जनता यहां पर वोट करेगी, और प्यारे बच्चे ये जनता किसको चुनेगी, ये जनता एमपी को चुनेगी। ये सारे के सारे एमपीज कहां पहुंचेंगे, लोकसभा में। ये सारे एमपी चुनकर कहां पहुंचेंगे, लोकसभा में। अब लोकसभा में एक पार्टी के एमपी नहीं होंगे, उसमें कई पार्टियों के एमपी होंगे, और वो एमपी किसके, जैसे बीजेपी के एमपी होंगे, कांग्रेस के एमपी होंगे, उसके अलावा आपके आम आदमी पार्टी के जितनी भी नेशनल पार्टी हैं, सबने अपने अपने कैंडिडेट खड़े किए होंगे, अलग अलग जगह से सबके कैंडिडेट यहां पर इलेक्ट होकर आए होंगे। अब यहां पे जब सारे एमपी इकट्ठे हो जाएंगे तो पता है क्या किया जाएगा, अब ये जब सारे एमपीज वहां पर होंगे तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में प्यारे बच्चे जो सदस्य हैं वो कितने हैं, 543 हैं। कितने हैं, 543। और अब जिस पार्टी को सरकार बनानी होती है उसे 543 का 50% +1 चाहिए होता है, और इसी को कहते हैं बहुमत, इसी को कहते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब ही होता है आधे से एक अधिक। अब आधे से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो 1 ज्यादा हो, 2 ज्यादा हो, 3 ज्यादा हो। ठीक है, अब ये एमपी यहां पर आ गए सारे। अब देखा जाएगा कि इन एमपी में से कि जो पार्टी हैं, जो आपके दल होते हैं, कौन से दल, राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इन एमपीज में से किस पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी हैं, यानी कि आधे से एक ज्यादा हैं। तो इस समय हम कहेंगे कि बीजेपी। किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की। क्यों बनी है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी है। अब बीजेपी के पास मेजॉरिटी है तो बीजेपी ने क्या बनाया, इस बीजेपी पार्टी ने प्यारे बच्चे बना ली सरकार।
ठीक है, कहां पर बन गई सरकार? लोकसभा में। ध्यान रखना, केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है। तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना रखी है, उसके पास में 50% +1 से ज्यादा एमपी हैं उसके लोकसभा में काउंट किए जाते हैं। तो जिसके एमपी आपके 50% +1 होते हैं उसी की सरकार बनती है। ठीक है, उसी की सरकार। नहीं महिपाल जी, मंत्री परिषद राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए बनती है। ये मैंने आर्टिकल 53 में भी आपको समझाया था। तो यहां पे प्यारे बच्चों अब सरकार बना ली। अब ये सरकार किससे मिलकर बनी है? सरकार मैम अभी बनी है एमपी से मिलकर, क्योंकि एमपी बीजेपी के सबसे ज्यादा हैं। अब ये एमपी क्या करेंगे बेटा? ये एमपी अपने में से किसी एक को, अपने में से क्या चूज करेंगे? अपने में से एक प्रधानमंत्री चूज करेंगे। अपने में से एक प्रधानमंत्री क्या करेंगे? चूज करेंगे। यानी कि ये लोग अपने में से चयन करेंगे कि किसे पीएम बनाना चाहिए। अब ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि पीएम लोकसभा से ही हो। अगर इन्हें राज्यसभा का कोई मेंबर पसंद आ रहा होगा तो ये पीएम राज्यसभा से भी चुन सकते हैं। सोनू खड़ादिया जी, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं गलत पढ़ा रही हूं और ये अगर आपने हरकत नाम दिलवाने के लिए की है तो बहुत ही बेकार हरकत है। और अगर गलत पढ़ा रही हूं तो सच में बताओ कि गलत क्या पढ़ा रही हूं। ये हरकतें मैं कई बार बोल चुकी हूं, छोड़ दो, ये सही नहीं है आपके भविष्य के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये एमपी क्या करते हैं? अपने पीएम को चुनते हैं। और ध्यान रखना प्यारे बच्चे कि जो पीएम होते हैं ना, ये पीएम आपके लोकसभा से भी चुने जा सकते हैं और राज्यसभा से भी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देती हूं प्यारे बच्चों, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें अपना पीएम बनाया था। उनके एमपीज ने उनको पीएम के रूप में चूज किया था। तो आपका पीएम बनने के लिए क्या जरूरी होता है? सदस्य होना जरूरी होता है। यह जरूरी नहीं कि वो लोकसभा से ही हो, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक तभी माना जाता है जब पीएम लोकसभा से हो। तो ये लोग आपस में मिलकर तय करते हैं कि हम अपना पीएम किसको बनाएंगे। पार्टी पहले ही डिसाइड कर लेती है, ये पार्टी पहले ही डिसाइड कर लेती है कि किसको पीएम बनाया जाना है। और फिर ये क्या करेंगे? ये जिसको पीएम बनाना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम किसको देंगे? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति फिर उसी व्यक्ति को पीएम नियुक्त करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, पीएम का इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन लोकसभा का होता है। पीएम का इलेक्शन मेंबर के रूप में होता है, या तो वो लोकसभा के मेंबर के रूप में या फिर राज्यसभा के मेंबर के रूप में, लेकिन पीएम नियुक्त होता है। जी हां, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य थी और देश की प्रधानमंत्री बनी थी। क्लियर है? अब यही काम कहां पे होता है? यही काम राज्य में होता है। राज्य में क्या होगा? लोकसभा की जगह विधानसभा, और आपका राज्य में पीएम की जगह कौन हो जाएगा? सीएम, और वहां पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर। वहां पर भी बहुमत चाहिए। वहां पे लोकसभा की जगह क्या कर दोगे? विधानसभा। वहां पर भी सीएम को आपके एमएलए एमपी की जगह क्या आ जाएगा? वहां पर राज्य में आपका, अगर आपके सेंटर में एमपी होते हैं तो राज्य में एमएलए हो जाएंगे। वहां पे एमएलए चूज करेंगे कि वो किसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये बात समझ आई? अब आपको समझ में आया? ठीक है, अब आपको समझ में आया? जल्दी से बताएं मुझे। अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन की सरकार कब बनती है? जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं होता, जैसे अभी हाल फिलहाल में हुआ है। जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती लोकसभा में तो कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार जिसमें 2 या 2 से ज्यादा राजनीतिक दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, और वो भी पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि पीएम कौन बनेगा।
थैंक यू तनुज चौहान। ठीक है, बात समझ आ गई, थम्स अप आ रहे हैं सभी के। अब स्टेट में कर लोगे ना, स्टेट में लोकसभा की जगह विधानसभा, पीएम की जगह सीएम, और प्यारे बच्चों यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एमपीज की जगह एमएलएस। ठीक है, बस इतना चेंज करना है, बाकी सब यही रहेगा। ऐसे बनते हैं आपके पीएम और सीएम। क्लियर है? यहां तक की बातें समझ में आ गई? चलो शाबाश। अब देखो, यही मैंने आपको यहां लिखवाया है, यहीं पे मैंने आपको लिखवाया। अब इनकी नियुक्ति होती है, यानी कि पीएम कौन बनता है, जिस पार्टी के नेता को लोकसभा में बहुमत होता है वही पीएम नियुक्त होता है। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करते, ये तो जो आपके एमपी कहेंगे और राज्य में जो एमएलए कहेंगे उनके कहने पर करेंगे। जो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी नाम देगी, और ये तो सिर्फ अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे कि पीएम अपॉइंट नहीं होते, पीएम या सीएम का इलेक्शन नहीं होता, ये अपॉइंट होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पीएम या सीएम का जो इलेक्शन होता है वो मेंबर के रूप में होता है, सदस्य के रूप में होता है, पीएम और सीएम के रूप में नहीं। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखोगे यहां पर, फिर से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी और यहां पे मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको बताने से पहले, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई तो नियुक्ति के बाद क्या होता है, लिखना प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात, ये कोई आर्टिकल नहीं है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात, नियुक्ति के पश्चात, आफ्टर अपॉइंट्स ऑफ सीएम, सॉरी पीएम, क्या होगा सबसे पहले देखिएगा, पहला अनुसूची 3, अनुसूची 3 यानी कि शेड्यूल 3, क्या है इसमें, पीएम की शपथ, पीएम की शपथ, ओथ ऑफ पीएम, ओथ ऑफ पीएम। और प्यारे बच्चे ये जो शपथ है, ठीक है, ये जो शपथ है कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। पीएम टेक द ओथ, पीएम टेक द ओथ फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। और प्यारे बच्चों अभी मैं जो आपको बताने जा रही हूं गौर से सुनना, इस अनुसूची में इनकी जो शपथ है ये 2 तरीके की होती है। पहली लिखिएगा, शपथ कितनी होती है, 2 प्रकार, 2 टाइप की इनकी शपथ होती है। और वो कौन कौन सी होती है, पहली होती है पद की और दूसरी होती है गोपनीयता की। पहली पद की और दूसरी गोपनीयता, पहली पद पोस्ट की और दूसरी सीक्रेसी की। और प्यारे प्यारे बच्चों यही शपथ पीएम के साथ कौन लेता है, यही शपथ पीएम के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी लेते हैं, उनकी भी यही शपथ होती है। और प्यारे बच्चों इनको भी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की शपथ भी अनुसूची 3 में है। सब कुछ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का वही रहता है। और ध्यान रखना कि जब तक पीएम पद की शपथ नहीं लेंगे तब तक वो पद पर नहीं बैठ सकते, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं माना जाएगा। और ये दोनों शपथ किस किस को लेनी होती है, पीएम को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने मंत्री होते हैं उनको भी। अब यहां पे ये जो पद की शपथ इन्होंने ली है, ये पद की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री और मंत्री जिस पद पर बैठते हैं उस पद की शपथ। और दूसरी लेनी होती है इनको सीक्रेसी यानी गोपनीयता की शपथ। और ये जो शपथ होती है प्यारे बच्चे, आपने देखा होगा कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो कुछ सीक्रेट डिसीजंस लेती हैं, वो कुछ गुप्त निर्णय लेती हैं। जैसे मान लो भारत की रक्षा से संबंधित है,
या फिर लोगों की रक्षा से संबंधित कोई निर्णय है, तो वो जो डिसीजंस होते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि प्रत्येक साल में क्या किया जाता है, बजट लाया जाता है। अगर बजट के प्रेजेंट होने से पहले बजट की कोई भी बात अगर बाहर आ गई तो वित्त मंत्री को रिजाइन देना पड़ सकता है। इसलिए इन मंत्रियों को और प्रधानमंत्री को यह शपथ दिलाई जाती है कि जो बातें आपसे सीक्रेट रखने के लिए कही जाएंगी वो आपको सीक्रेट ही रखनी है। गोपनीयता का मतलब होता है चीजों को छुपाकर रखना। जैसे आपके घर की कुछ बातें होती हैं, क्या आप सबको बता देते हो? नहीं, सबको नहीं बता सकते मैम, हर बात सबको नहीं बताई जाती। तो ऐसे ही सरकार की भी कुछ बातें होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती। और सरकार कौन होते हैं? यही पीएम और यही आपके पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब अगर हम बात करते हैं सीएम की, तो सीएम की नियुक्ति के पश्चात यहां पर भी क्या होगा? नियुक्ति के पश्चात, अब आप खुद ही लिख लोगे, मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। यहां पर भी मैम ये लेंगे शपथ। इनकी शपथ कहां है? अनुसूची 3 में है, अनुसूची 3 में ही है। इनकी शपथ भी 2 प्रकार की होती है, और वो होती है मैम पद की, और दूसरी होती है गोपनीयता की। इनको शपथ यहां राष्ट्रपति दिला रहे हैं, तो इनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। और यहां पर भी प्यारे बच्चों जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको भी शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जैसे वहां राष्ट्रपति दिला रहे हैं। और इनकी भी शपथ कहां पर है? इनकी भी शपथ अनुसूची 3 में है। जब तक ये लोग शपथ नहीं लेंगे तब तक इस पद पर ये नहीं बैठ पाएंगे। आगे की बात करूंगी मैं कल की क्लास में। आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं, टाइम हो चुका है, तो बाकी की चीजें कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप एक बार रिवाइज करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। पढ़ने का सही तरीका यही होता है, चीजों को शॉर्ट करना। और शॉर्ट आप तभी कर सकते हो बेटा जब आप चीजों को अच्छे से समझोगे। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली और थम्स अप करके जाना। थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।